आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिमांड। क्या है? डिमांड। लो जी लो, डिमांड की बात कर रहे हैं मेरे बच्चों। कल की क्लास में मैंने आपको एक बड़ा प्यारा टॉपिक पढ़ाया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताया था। मैं नाम भी लिख देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बताया था नहीं बताया था? यानी हमें बताने एक ऐसे कारक, एक ऐसे फैक्टर्स जो मांग को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट्स करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा वन बाय वन बता देना कौन कौन से थे। पहला कौन सा था? क्या था? प्राइस ऑफ गुड। ये ऑन प्राइस ऑफ गुड भी हो सकता है, वस्तु की अपनी कीमत। दूसरा कौन सा बताया था? शाबाश, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तीसरा कौन सा बताया था? बहुत बढ़िया भाई, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ये तो तुमने सारे ही याद कर लिया भाई। चौथा कौन सा बताया था? ये तो जरूर याद रहेगा आजकल के बच्चों को। क्या था? फैशन। ये टोपी लगाना फैशन है ना। तीसरा नेक्स्ट कौन सा था बेटे? टेस्ट एंड प्रीफरेंस। क्या बेटे? यानी रुचि एवं प्राथमिकता, रुचि एवं। और नेक्स्ट कौन सा था? ओहो, एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्ट संभावना, कीमतों में परिवर्तन की संभावना निकट फ्यूचर में, निकट भविष्य में। ठीक है, नेक्स्ट। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है भाई साहब, पॉपुलेशन, जनसंख्या। और भी बताया था मैंने क्या? लो जी, वेदर भी ले लीजिए। 8 पॉइंट वेदर। मैंने सारे पॉइंट दोबारा क्यों लिखवाए तुम्हें? ये सारे पॉइंट मैंने दोबारा क्यों लिखवाए? लो जी, मैं इस तरह बना दूं। ये है आपका प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, पॉपुलेशन एंड लास्ट में आ गया वेदर। क्यों कराया मैंने ये पॉइंट आपको? क्यों दोबारा बताया? देखो जो बताने जा रहा हूं ना, फिर ध्यान से सुनना। सिर्फ ये वाला पॉइंट जो है, सिर्फ ये मांग को, डिमांड को अफेक्ट करने वाला, प्रभावित करने वाला, ये है मेन फैक्टर। कौन सा है बेटे? ये है मेन फैक्टर। इसके अलावा ये जितने भी पॉइंट हैं, ये कौन से फैक्टर है? इनको अदर थिंग्स भी कह देते हैं, अदर फैक्टर्स भी कह देते हैं। अदर, बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको बार बार क्यों बता रहा हूं बेटा? इसके बाद जो नेक्स्ट तुम्हारा क्वेश्चन बनता है वो पता है क्या बनता है? आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बिटवीन, ध्यान से सुनना, ये लिखा है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या लिखा है? एंड अब डिफरेंशिएट करोगे तो दो चीजों में करोगे ना। एक तो आ गया क्या? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। क्या लिखा है बेटे? इन दो चीजों में तुम्हें डिफरेंशिएट करना है। कंफ्यूजन पता है कहां होती है? ये जो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है, इसका दूसरा नाम पता है क्या है? और करके लिख दूं मैं। इसका दूसरा नाम है डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। क्या नाम है दूसरा इसका? इसे यहां से अलग कर दो इसे। अब अरमान मुझे ध्यान से देखो, हमें डिफरेंशिएट करना है जेड, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। अगर इसके दूसरे नाम से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, तो मुझे बताओ इन दोनों में तुम्हें क्या फर्क नजर आ रहा है? बस यही फर्क है। ये दोनों बातें तो एक जैसी लग रही हैं। डिक्रीजिंग क्वांटिटी ऑफ डिमांड को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या है ये?
मैं तुम्हें डिफरेंशिएट करने का आज एक अनोखा तरीका बताऊंगा। फैजुल बहुत ध्यान से देखना बेटे। हम क्या करेंगे, 3 लाइनें खींचेंगे। पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, और ये बन गए 3 कॉलम। समझ लो, यहां लिखेंगे हम, जब तुम 2 चीजों में अंतर करते हो तो किसी बेस पर करते हो, उसके कुछ बेसिस होते हैं डिफरेंशिएट करने के। तो पहला कॉलम बनाओगे बेसिस ऑफ डिफरेंस, और फिर जिन 2 चीजों में अंतर करना है दोनों कॉलम में उनके नाम लिख दो। यहां पर करना है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, क्या बेटे, और दूसरा क्या चीज है, डिक्रीज इन डिमांड। आप जब भी कॉलम बनाओगे ना ये, तो ऊपर जो नाम लिखते हैं उसमें एब्रीविएशन यूज मत करना। एब्रीविएशन मतलब ये क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज, कभी DEC लिख के और डॉट लगा के से डिक्रीज लिख दो, पूरा ही लिखना डिक्रीज इन डिमांड। अच्छा, मैं इसका दूसरा नाम भी लिख दूं, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का दूसरा नाम क्या था बेटे, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। अब मुझे एक बात बता अरमान, में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ध्यान से ढूंढना बेटे। पहला, अगर आपने पहला पॉइंट समझ लिया तो सारे समझ में आ जाएंगे। पहला हम करते हैं इनके मीनिंग के बेस पर डिफरेंस। मीनिंग आयान किसके बेस पर, फैजल किसके बेस पर, मीनिंग। इसका मीनिंग मैं तुम्हें बता देता हूं, इसका मीनिंग मैं तुम्हें बता देता हूं, तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैंने जब कभी भी डिमांड के बारे में कुछ बताया है तो मैंने 2 चीजें हमेशा लिखी है। क्या लिखी है, एक तो लिखा है मैंने प्राइस और एक तो लिखा है मैंने क्वांटिटी। मैं यहां भी लिखूंगा प्राइस और क्वांटिटी। अरमान, यहां पर क्या है, डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जेड यहां पर क्या है, डिक्रीज इन डिमांड। बस इसका मीनिंग अच्छे से समझ लो, मजा आ जाएगा। मैं बताता हूं, देखो डिमांड यहां पर भी घट रही है और डिमांड यहां पर भी घट रही है, ये तो है इसमें सिमिलैरिटी। लेकिन कब डिमांड के घटने को कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहा जाएगा और कब डिमांड के घटने को डिक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा, ये बात सुन लो बस। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड ऊपर लिख रखे हैं हमने। ये कौन सा फैक्टर है, जब मेन फैक्टर अपना रोल प्ले करता है तो अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं। जब अदर फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं तो मेन फैक्टर कांस्टेंट रहता है। तो यहां पर डिमांड जो घटी है वो मेन फैक्टर की वजह से घटी है। और मेन फैक्टर कौन सा है, तो बताओ, प्राइस के बढ़ने पर डिमांड घटेगी या घटने पर, बढ़ने पर। प्राइस क्या होगा बेटे, लेकिन याद रहे अदर फैक्टर्स कैसे रहेंगे, शाबाश। तो यहां पर लिख दो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। क्या लिखा आपने यहां पर, अदर थिंग्स बीइंग, अन्य बातें समान रहने पर। जब अदर थिंग्स कैसे रहेंगे, अरे भाई फैजुल, अदर थिंग्स कैसे रहेंगे और कीमतें क्या हो जाएं, तो ऐसे में मांग क्या हो जाती है, और तो मांग का घटना कहलाता है। शाबाश, या क्या कहलाएगा, बहुत शानदार। यानी सिंपल सी बात है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस कॉरेस्पॉन्डिंगली क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, दिस इज नोन बाय कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ डिमांड। इज दैट क्लियर। अब यहां पर पता है क्या होगा, यहां भी डिमांड क्या हो रही है, अरे भाई जोर से बोलो, डिमांड यहां घट रही लेकिन प्राइस तो कांस्टेंट है। आयान, प्राइस कांस्टेंट, डिमांड क्यों घट गई, फैशन चला गया होगा, पॉपुलेशन घट गई होगी, टेस्ट कम हो गया होगा, इनकम घट गई होगी, कुछ इस तरह का चेंज अदर फैक्टर्स में आ गया होगा, कुछ इस तरह का चेंज अदर फैक्टर्स में आ गया होगा जो मांग क्या कर रहा है, घटा रहा है। तो यहां लिखेंगे प्राइस रिमेन्स सेम। क्या लिखेंगे बेटे, प्राइस रिमेन्स सेम ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स।
हाँ, अदर फैक्टर्स में आने वाला ऐसा चेंज जो मांग को घटाता हो। फैजुल, अदर फैक्टर्स में आने वाला ऐसा चेंज जो क्या करता हो, जो क्या करता हो, तो इस चेंज को कहेंगे अनफेवरेबल चेंज। क्या बोलेंगे भाई जरूरत? हाँ, कीमतों के स्थिर रहने पर अन्य बातों में प्रतिकूल परिवर्तन की वजह से, अनफेवरेबल चेंज की वजह से जब डिमांड क्या हो जाती है, तो डिमांड का यही घटना क्या कहलाता है? दोनों में डिमांड क्या हो रही है, लेकिन दोनों में डिमांड के घटने की जो वजह है वो कैसी है, इसलिए इनकी नाम भी क्या है? एक का नाम क्या रखा, दूसरे का नाम क्या रखा? आ रही है बात समझ में नहीं आ रही? अब दोबारा बोलो, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट व्हेन प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस इंप्लाइज दैट क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, और इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, एंड प्राइस रिमेन्स सेम ड्यू टू अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, डिमांड वुड बी डिक्रीजेस। और डिमांड का घटना क्या कहलाएगा? तो बेटा आपने इन दोनों में अंतर कर दिया ना, है ना अंतर? किसकी आपने अंतर किस बेस पे करा? दूसरा अंतर भी अपना आप बता दोगे, पता है क्या है? कॉज। हाँ, यहां पे कीमतों की घटने का क्या, सॉरी, मांग के घटने का क्या कारण है? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, इंक्रीजिंग प्राइस। इंक्रीजिंग, सही बताया आपने, आया ना समझ में? यहां पे क्या कारण है? बिल्कुल सही जवाब, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स। मैंने आपसे ये कहा था, आप मीनिंग ध्यान से सुन लो, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर। मैंने आपसे क्या कहा था? आप बस इसको ध्यान से सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तीसरा डिफरेंस करेंगे, पता है किसके बेस पर? हम टेबल, किसके बेस पर? टेबल बना देंगे। आओ टेबल बनाते हैं, देखो जरा ध्यान से मेरे बच्चों, ये रही टेबल, ये रहा प्राइस, ये रही क्वांटिटी, ऐसे यहां पर बना दो, ये रहा प्राइस, ये रही क्वांटिटी, ये रहा प्राइस। बेटा थोड़ा सा वेट कर लो, ये वीडियो नीचे गर्मी हो रही। प्राइस क्वांटिटी, प्राइस क्वांटिटी, जेड। प्राइस के बारे में बताओ, प्राइस कैसे दिखाऊं यहां पर? बिल्कुल सही जवाब, लो जी, 2 4 6 क्या हो रहे हैं? प्राइस। डिमांड क्या हो जाएगी? 10 8 6। तो ये टेबल किसकी टेबल है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड की, डिक्रीज इन डिमांड की। और यहां पे प्राइस कैसे दिखाऊं? 2 2 2 10 8 6, ये किसकी टेबल है? बात खत्म। बेटे मीनिंग समझ लिया, सब कुछ क्लियर हो गया। देखो कितना अच्छे से क्लियर हुआ ना, क्या नहीं हुआ? और 100% बेटा एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बताता हूं मैं आपको डिफरेंस डायग्राम। क्या बेटे? डायग्राम पे डिफरेंस बताते हैं। डायग्राम बना देते हैं यहां पर हम, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। यहां पर क्या दिखाएंगे? बहुत बढ़िया। यहां क्या दिखाएंगे? बहुत बढ़िया। ऐसे यहां पे टेबल बना देंगे हम, ओ एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस। यहां पर क्या दिखाएंगे? बहुत शानदार। यहां क्या दिखाएंगे? बहुत बढ़िया। और डायग्राम बनाते हैं। डिमांड कर्व तुम्हें बनाना आता है, ऐसे बनता है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। ये डिमांड कर्व बन गया। यहां पर हमने 2 पॉइंट ले लिए हैं, एक पॉइंट ये वाला, एक पॉइंट ये वाला। इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इसको बोल दिया हमने ए पर प्राइस ओपी थे, क्वांटिटी कितनी थी? ओके। जब हम ए से ट्रेवल करके बी पर पहुंचे तो पता लगा प्राइस क्या हो गए? और ओपी 1 हो गए। डिमांड क्या हो गई? घट गए, ओक्यू 1। तो इसका डिमांड का ऐसे आ रहा है, यहां से यहां पर आ रहा है, इस पॉइंट से यहां पर। क्या बोलते हैं इसको अभी बता। तो नेक्स्ट पॉइंट, डायग्राम समझ में आ गया? अब ये वाला डायग्राम भी देख लो। ये रहा डिमांड का, डी डी पॉइंट, प्राइस ओपी, क्वांटिटी ओक्यू। अच्छा अरमान, अभी ना प्राइस तो घटा ही नहीं ना, प्राइस कैसा है? क्वांटिटी क्या हो गई? तो जी क्वांटिटी घटा के मैंने ओक्यू 1 कर दी। अब तो जो डिमांड का बनेगा वो यहां बनेगा ना, तो वो क्या, वो ऐसा बन गया, D1 D1 हो गया। ये पॉइंट ए आ गया, ये पॉइंट बी आ गया। देखो ए से बी तक भी देखो प्राइस सेम है, डिमांड घट रही है बस, ठीक है ना? तो जब डिमांड कर्व, ये वाला डिमांड कर्व जो कर रहा है वो मूवमेंट कर रहा है कैसा?
राइट टू लेफ्ट अपवर्ड, कैसी मूवमेंट कर रहा है? क्या कर रहा है? मूवमेंट। क्या कर रहा है? और यहां पे डिमांड कर्व क्या कर रहा है? शिफ्टिंग, लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है। किधर शिफ्ट हो रहा है? हाँ, तो अगला जो अंतर बनेगा ना डायग्राम बनाने के बाद, तुम्हें अगला अंतर जो करना है वो इसी बेस पे करना है, मूवमेंट एंड, अरे बोलते क्यों नहीं हो, शिफ्टिंग। तो अगर मूवमेंट पूछी जाएगी तो आप बताओगे कॉन्ट्रैक्शन डिमांड के केस में डिमांड कर्व क्या करता है? कैसी मूवमेंट करता है? वेरी गुड, राइट टू लेफ्ट। और डिक्रीजिंग डिमांड में डिमांड कर्व क्या करता है? शाबाश बेटा, समझ लो। बस आपने मीनिंग पर थोड़ा टाइम लगा, बाकी कुछ भी ऐसे मुश्किल नहीं था। और देख फैजल कितने डिफरेंस करे आपने, 1 2 3 4 5 डिफरेंसेस किया आपने। अरे 5 नंबर का नहीं बेटे, आते हो 3 नंबर में, लेकिन इस तरह नहीं आता, टेबल बना के कॉसेस बनाकर, इस तरह नहीं आता। आपकी बुक में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं होगा ये। अब इसे फटाफट नोट करो।